छात्रों, हम आपके लिए यूपी पीसीएस प्रारंभ परीक्षा से क्लास लेकर आए हैं सामान्य अध्ययन की। और ये प्रैक्टिस सेट है, 45वीं क्लास है ये, ठीक है ना। और ऐसे स्टूडेंट जो पहली बार आए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ना भूलें। पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है? दूध, शर्करा, चाय या कॉफी? शर्करा एक यौगिक है। यह एक कार्बोहाइड्रेट है। क्या है ये? एक कार्बोहाइड्रेट है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का यौगिक है। कौन सा एक यौगिक है? तो यह है विकल्प बी सही है, शर्करा। शर्करा एक यौगिक है। यह एक कार्बोहाइड्रेट्स है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का यौगिक है। इसमें हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात जल के समान होता है। ये ऊर्जा प्रदान करता है। यह शरीर को शक्ति और गर्मी प्रदान करने के लिए चर्बी की भांति कार्य करता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन एचआईवी संक्रमण के संचरण में जोखिम कारक है? धूम्रपान और अल्कोहल पीना, खराब स्वास्थ्य देखभाल अपनाना, रक्तदान। रक्तदान, यह है रक्तदान। असुरक्षित यौन संबंध। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। कौन सा है? देखिए, एचआईवी एक अति सूक्ष्म विषाणु है। एचआईवी क्या है? एक अति सूक्ष्म विषाणु है जिसकी वजह से एड्स हो सकता है। एड्स स्वयं कोई रोग नहीं है बल्कि एक संलक्षण है। यह मनुष्य की अन्य रोगों से लड़ने की नस्ल प्रतिरोधक क्षमता को घटा देता है। एचआईवी संक्रमण के संरक्षण में जोखिम कारकों में असुरक्षित यौन संबंध, असुरक्षित यौन संबंधित, संक्रमित रक्तदान तथा माता से शिशु को गर्भावस्था दौरान शामिल हैं। तो विकल्प बी सही है, केवल 3 और 4, रक्तदान और असुरक्षित यौन संबंध। विकल्प बी बिल्कुल सही आंसर है। समझ में आ गया? अगला सवाल। अब देखिए, प्रश्न तीसरा क्या है? जो पौधे एक ऋतु में मरुद्भिद की तरह और दूसरी ऋतु में जलोद्भिद की तरह व्यवहार करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मृतजीवी, शुष्कोद्रविद या हीलियोट्रोफाइट, बायरोटोफाइट? देखो, हीलियोट्रोफाइट एक ऋतु में मरुद्भिद की तरह और दूसरी ऋतु में जलोद्भिद की तरह का व्यवहार करते हैं। तो हमारा विकल्प सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न, कृत्रिम वीर्यसेचन एआई प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसको या किनको स्त्री के गर्भाशय में प्रविष्ट कराया जाता है? केवल अंड के लिए, निषेचित अंड के लिए, केवल शुक्राणु, अंड और शुक्राणु दोनों? देखिए, गर्भाशय के उद्देश्य से मैथुन के बजाय अन्य तरीके से मादा के गर्भाशय में नर शुक्राणु को पहुंचाना कृत्रिम वीर्यसेचन या कृत्रिम गर्भाधान कहलाता है। आर्टिफिशियल इनक्रीमिनेशन। मानवों में यह कार्य मुख्यतः बांझपन की चिकित्सा के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो हमारा विकल्प सी बिल्कुल सही है, केवल शुक्राणु। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बन का अपरूप नहीं है? कोयला, हीरा, लिकिस, ग्रेफाइट या ग्रेफिन? कार्बन के विभिन्न अपरूप होते हैं, हीरा तथा ग्रेफिन या ग्रेफाइट। तो हमारा इसमें क्या आएगा? कौन सा एक कार्बन का अपरूप नहीं है? कोयला नहीं है। अगला सुनो, एक सेकंड, इसमें आंसर हो गया कोयला। हीरा देखिए, हीरा क्या है?
हीरा कार्बन का सबसे शुद्ध व क्रिस्टलीय रूप है। विश्व में ज्ञात पदार्थों में यह सबसे कठोर पदार्थ है। विश्व में ज्ञात पदार्थों में यह सबसे कठोर पदार्थ है। इसकी कठोरता के कारण इसकी विशेष त्रिविमीय चतुष्फलकीय संरचना है। इसका उपयोग चट्टानों में छेद करने, कांच काटने वाले कठोर औजारों में धार लगाने तथा कठोर सतहों पर पॉलिश करने में अपवर्धक के रूप में होता है। और कोयला क्या है? यह जमीन के अंदर पाया जाता है। इसका उपयोग ईंधन के रूप में तथा संश्लिष्ट पेट्रोल बनाने आदि में किया जाता है। कोयला कार्बन का अपर रूप न होकर कई तत्वों और यौगिकों का मिश्रण है, इसलिए ये नहीं है आंसर हमारा। ठीक है ना, आंसर है ये कार्बन का अपर रूप नहीं है इसलिए। और ग्रेफाइट क्या है? यह हीरे की तरह मुक्त अवस्था में पाया जाता है। इसके क्रिस्टल समषटभुजाकार होते हैं। इस रंग काला भूरा अपारदर्शी होता है। कच्ची पेंसिल जो बोलते हैं उसमें होता है ना, जैसे कागज पर रगड़ने पर काला निशान बन जाता है। इसी कारण पेंसिल की लीड इसी से बनाई जाती है। इसका उपयोग कृत्रिम हीरा बनाने में भी किया जाता है। ग्रेफिन सामान्य कार्बन की एक पतली परत है जिसकी मोटाई मात्र कार्बन के एक अणु के बराबर होती है। ग्रेफिन की संरचना त्रिविमीय होती है। यह विद्युत का उत्तम चालक है। अगला प्रश्न नंबर 6 देखिए ध्यान से। शुष्क क्षेत्रों में पेड़ के पत्ते का आकार अपेक्षाकृत छोटा हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि उपापचय घट जाता, बाष्पोत्सर्जन घट जाए, प्राकृतिक समृद्धि बनी रहे, पौधे की जानवरों से रक्षा हो। पत्तियों की निचली सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनको रंध्र स्टोमेटा कहते हैं। इन्हीं स्टोमेटाओं से जल वाष्प के रूप में विसरित होकर वातावरण में चली जाती है। इसे रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। पौधों द्वारा कुल अवशोषित जल का लगभग 99% भाग वाष्पोत्सर्जन द्वारा उड़ जाता है, जबकि शुष्क क्षेत्रों में जल की कमी होती है। अतः इन स्थानों पर पाए जाने के पेड़ के पत्तों का आकार अपेक्षाकृत छोटा होता है, जिससे कि वाष्पोत्सर्जन की दर घट जाए। शुष्क क्षेत्रों में कटीली झाड़ियाँ, बबूल, कैक्टस इत्यादि वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। शुष्क क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र हैं एशिया के थार, दक्षिणी बलूचिस्तान, अरब प्रायद्वीप, अफ्रीका के सहारा तथा कालाहारी आदि। तो प्रश्न है, शुष्क क्षेत्रों में पेड़ के पत्ते का आकार अपेक्षाकृत छोटा हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वाष्पोत्सर्जन घट जाए। विकल्प बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि एलपीजी सिलेंडर में मिलाया जाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रबल गंध कारक है जिसकी वजह से गैस रिसाव के संशोधन में मदद मिलती है? एथेनॉल, थायोएथेनॉल, मीथेन या क्लोरोफॉर्म? मुख्यतः प्रोपेन व ब्यूटेन गैसों को द्रवीभूत कर सिलेंडर में भरकर घरों में रसोई गैस के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, जिसे तरलीकृत पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी कहते हैं। चूँकि ये हानिकारक, निषेधक व गंध रहित होती है, अतः इनके रिसाव का पता लगाने के लिए इसमें प्रबल गंधकाय थायोएथेनॉल को मिलाया जाता है। किसे मिलाया जाता है? थायोएथेनॉल को मिलाया जाता है। इसे एथेन हिलोल या एथेन मर्केप्टन के रूप में भी जाना जाता है। तो हमारा विकल्प बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 देखिए। जब हम अपनी पसंद का कुछ खाते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। यह वास्तव में पानी नहीं होता बल्कि तरल होता है, जो ए नासकीय ग्रंथि से स्रावित होता है, बी अंडाकार उपकला से स्रावित होता है, सी लार ग्रंथि से स्रावित होता है, डी जीहा से स्रावित होता है। देखिए,
जब हम अपनी पसंद का कुछ खाते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। यह वास्तव में पानी नहीं होता, बल्कि तरल होता है जो लार ग्रंथि से स्रावित होता है। तो हमारा जो विकल्प सी है बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 देखिए। श्वेत रोधित कोशिकाएं संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरक्षा के रूप में काम करती हैं। बिल्कुल सही। ऊर्जा के स्रोत के रूप में काम करती हैं, नहीं। रक्त का स्कंदन करती हैं, नहीं। फेफड़ों से ऊतकों तथा ऑक्सीजन के वहन के माध्यम का काम करती हैं, नहीं। देखिए, श्वेत रोधित कोशिकाएं WBC का कार्य शरीर को संक्रमण से बचाना है। हीमोग्लोबिन नहीं होने के कारण इसका रंग श्वेत होता है। श्वेत रक्त कणिका का जीवन काल 10 से 13 दिन होता है। तो हमारा विकल्प ए बिल्कुल सही आंसर है इसमें। श्वेत रोधित कोशिकाएं क्या है। प्रश्न नंबर 10, चमगादड़ें अंधेरे में उड़ सकती हैं क्योंकि उनके पंख मजबूत होते हैं, उनकी आंखें बहुत तेज होती हैं, वे पराश्रवित तरंग उत्पादित करती हैं, वे रात्रिचर हैं। पराश्रवित तरंगें, तो चमगादड़ें अंधेरे में उड़ सकती हैं क्योंकि वे पराश्रवित तरंगें उत्पादित करती हैं। इसमें विकल्प सी सही होगा इसका आंसर। अब देखिए, पराश्रवित तरंगें 20 किलो हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाले यांत्रिक या ध्वनि तरंगें होती हैं। मानव इस परास रेंज की ध्वनियों को नहीं सुन सकते, किंतु कुछ जंतु जैसे कुत्ते, चमगादड़, डॉल्फिन आदि इन तरंगों ध्वनियों को सुन लेते हैं। विशेष रूप से चमगादड़ तो इन तरंगों को उत्पन्न भी कर देती है और इसकी सहायता से अपना शिकार व रास्ता भी खोज लेते हैं। पराश्रवित तरंगों का उपयोग पराश्रवित ध्वनि संशोधन अल्ट्रासाउंड डिटेक्टर में भी किया जाता है, जिससे मानव शरीर के आंतरिक अंगों का चित्र प्राप्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11 देखिए। यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो क्या होगा। वह केवल राज्यसभा में ही वक्तव्य दे सकता है, उसे 6 महीनों के अंदर लोकसभा का सदस्य बनना होगा, वह लोकसभा में बजट पर नहीं बोल सकेगा, अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वह अपने पक्ष में मत नहीं दे पाएगा। देखिए, ध्यान दीजिए, भारत के प्रधानमंत्री को किसी एक सदन का सदस्य होना आवश्यक है। यदि वह किसी सदन का सदस्य शपथ ग्रहण के समय नहीं है तो 6 माह के अंदर किसी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। प्रधानमंत्री दोनों सदनों में अपना वक्तव्य दे सकता है तथा बजट पर लोकसभा में बोल सकता है। वह अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में मत नहीं कर सकता, अतः विकल्प डी सही है। अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वह अपने पक्ष में मत नहीं दे पाएगा। हो गया, सही है ना। अगले प्रश्न में चलते हैं हम। प्रश्न नंबर 12। 12वें प्रश्न देखिए, भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में किसके संबंध में उपबंध हैं। अनुसूचित भाषाएं, शपथ और प्रतिज्ञान, जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन, संघ राज्य समवर्ती सूचियां। देखिए 12वें प्रश्न का आंसर। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ, राज्य तथा समवर्ती सूची का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ, राज्य तथा समवर्ती सूची का उल्लेख किया गया है। संघ सूची में संघीय विषय तथा राज्य सूची में राज्य के विषय को रखा गया है। समवर्ती सूची के अंतर्गत संघ एवं राज्य दोनों प्रकार के विषयों को रखा गया है। इन पर विधि बनाने का अधिकार
इन पर विधि बनाने का अधिकार संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को है, किंतु संसद तथा राज्य विधान मंडल द्वारा बनाई गई विधियों में विरोध होने पर संसद द्वारा बनाई गई विधि मान्य होगी। विरोध की मात्रा तक शून्य होगी। अनुच्छेद 254। वर्तमान में समवर्ती सूची में कुल 52 प्रविष्टियां हैं। तो इसमें कौन सा विकल्प सही है? विकल्प डी बिल्कुल सही आंसर है इसका। अगला प्रश्न नंबर 13 देखिए। सरदार हुक्म सिंह, जगजीवन राम, इंद्रजीत गुप्ता, सोमनाथ चटर्जी और सेठ गोविंद दास में कौन सी समानता है? ये क्वेश्चन है। क्या समानता है इनमें सब में? वे लोकसभा के अध्यक्ष थे? नहीं। वे लोकसभा के उपाध्यक्ष थे? नहीं। वे लोकसभा के अल्पकालीन अध्यक्ष थे? ये सही है। उपयुक्त में से कोई नहीं, ये भी नहीं है। सरदार हुक्म सिंह, जगजीवन राम, इंद्रजीत गुप्ता, सोमनाथ चटर्जी और सेठ गोविंद दास। सोमनाथ चटर्जी और सेठ गोविंद दास सभी लोकसभा के अल्पकालीन अध्यक्ष थे। तो विकल्प सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 14 देखिए। पुंछी आयोग की रिपोर्ट किससे संबंधित थी? केंद्र राज्य संबंध, निर्वाचन सुधार, राजकोषीय संघ राज्य उत्पत्ति या नए राज्यों के सृजन। तो पुंछी आयोग की रिपोर्ट किससे संबंधित थी? ये थी केंद्र राज्य संबंध से। विकल्प ए इसका सही आंसर है। केंद्र और राज्यों के संबंधों पर अपनी संस्तुतियां देने के लिए पुंछी आयोग का गठन 2007 में जस्टिस मदन मोहन पुंछी के नेतृत्व में किया गया। पुंछी आयोग ने अपनी संस्तुतियों में संविधान के अनुच्छेद 355 और अनुच्छेद 356 को संशोधित करने, जिसके द्वारा केंद्र संकट की स्थिति में किसी राज्य को कुछ समय के लिए अपने शासन के अंतर्गत ला सकता है। अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की तर्ज पर देश में आंतरिक सुरक्षा के लिए एक डिपार्टमेंट का गठन करने, राष्ट्रीय एकता परिषद का अधिक अधिकार प्रदान करने और सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए थोड़े समय के लिए बिना राज्य की सहमति के केंद्र द्वारा केंद्रित सुरक्षा बलों को लगाने जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं। प्रश्न नंबर 15 देखिए। प्रश्न 15 में है, कांग्रेस सिस्टम शब्द किसने गढ़ा था? डी.एल. सेठी, रजनी कोठारी, जेम्स मेनर, क्रिस्टोफ जोफ्रोलो। तो कांग्रेस सिस्टम की रचना रजनी कोठारी ने की थी। विकल्प बी बिल्कुल सही आंसर है इसका। अगला प्रश्न। भारत में राज्यपाल के पद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही या सही है? देखो, अनुच्छेद 153 के अनुसार राज्य का एक राज्यपाल होगा। राज्य का एक राज्यपाल होगा। और इसमें कह रहा है एक राज्यपाल एक से अधिक राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य कर सकती है। ये तो सही है। अनुच्छेद 153 के अनुसार राज्य का एक राज्यपाल होगा। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति अनुच्छेद 155 के तहत कर सकते हैं। एक राज्यपाल को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है और राज्यपाल को राजनीति के अधीन सिद्ध दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा उसका प्रविलंबन परिहार करने की शक्ति। ये भी सही है। एक और दो तो बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 161 के अनुसार राज्यपाल को क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन परिहार या लघुकरण की शक्ति प्रदान है। तीसरा दे रखा है, राज्यसभा राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उस राज्य के मुख्यमंत्री की सिफारिश नहीं प्रधानमंत्री की सिफारिश पर की जाती है। ये गलत है। तो हमारा आंसर 1 व 2 सही है। दोनों कथन सही हैं, 1 और 2।
ठीक है। तो छात्रों, ये क्लास कैसी लगी आपको? क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अभी तक लाइक नहीं किया है चैनल को, सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। और इसकी अन्य क्लासें देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर, वहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ जाकर देख सकते हैं।